हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसमें से रियल नंबर हमने किया, फिर पॉलिनोमियल किया, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया है और लास्ट में हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, वो 4 वीडियो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 5th चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शॉर्ट फॉर्म है इसका एपी। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको मेरा प्लेलिस्ट का वो डिटेल मिल जाएगी। वहां से आप जाके आप लिंक ओपन कर सकते हैं, जहां से मेरे पूरा कंप्लीट अब तक का पोर्शन सारा आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सीक्वेंस। पहले एक टर्म आपको यूज करनी है जिसका नाम है सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सीक्वेंस, उसके बाद हम चलेंगे एपी पे। तो सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस होता है कोई भी चीज, जब हम कोई, जैसे आपके पास कोई नाम लिखने के लिए बोल दिया आपको, क्लास के बच्चों के नाम लिखिए, तो आप जो नाम लिखते जाते हैं सीक्वेंस बना देते हैं किसी भी, या फिर नंबर्स कोई भी कह दिया तो नंबर्स आप लिखते हैं, तो दैट इज सीक्वेंस बनाते हैं आप उसका, तो उसको आप सीक्वेंस बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, सेकंड टर्म हम ये लिखेंगे, थर्ड टर्म पे ये आएगा, फोर्थ टर्म पे ये आएगा। तो ये जो सीक्वेंस, इसी को नाम ही सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होती है आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जो आपके पास कुछ टर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट टर्म को A1 बोल देते हैं, जैसे आपके पास सपोज 1, 3, 7, 9, 11, 15 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो दैट इज ए सीक्वेंस। उसको सीक्वेंस तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है दैट इज डिनोटेड बाय A1। इस तरह से नेक्स्ट टर्म को A2 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A3, A4 एंड सो ऑन। यानी कि जो पोजीशन होती है टर्म की, उसी को हम n की जगह पे प्लेस करते हैं। तो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कितनी भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। तो सीक्वेंस इनफाइनाइट, फाइनाइट कितनी भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लास्ट टर्म का पता है आपको तो वो फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी, और अगर नहीं पता है लास्ट टर्म का तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या आती है जो आपका सिलेबस में है, वो है आपका फिलहाल के लिए जो सिलेबस आएगा, बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, फिलहाल हम मेन पॉइंट हम कवर करते हैं, ज्यादा अपना लेवल इतना हाई नहीं रखेंगे, नॉर्मल लेवल से करते हैं ताकि आपको इजी लगे, ताकि आपको थोड़ा कनेक्शन महसूस हो इस चैप्टर के साथ, ताकि आप आगे अच्छे से कर पाए। तो सीक्वेंस में तो सिंपली आप कोई भी नंबर लिख देते हैं, कैसे भी कोई भी सीक्वेंस बन सकती है, रैंडमली कोई भी नंबर लिख लीजिए, देन इट इज ए सीक्वेंस। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको एपी। एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एपी यूज करेंगे तो थोड़ा ये है कि समझ लीजिएगा, इजी पड़ेगा बोलने में भी, वैसे भी लंबा नहीं जाएगा आवाज। तो एपी की वैल्यू यहाँ पे हम बोलते हैं एपी। ठीक है, एपी शॉर्ट फॉर्म। तो एपी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस जो होती है, सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी नंबर कहीं से भी लिख दिया, दैट इज सीक्वेंस। तो एपी में क्या डिफरेंस है, सीक्वेंस और एपी क्या है? एपी में क्या होगा, जो डिफरेंस है दैट विल बी सेम। ठीक है, दैट विल बी सेम इन ईच टर्म, यानी कि जितना भी आपके पास टर्म्स आएंगी उन सब का डिफरेंस सबका सेम आएगा, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, और जितना भी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रही है वैल्यू, उतना वो सेम मिलेगा सबके लिए, सबका सेम ही वैल्यू आएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, फिलहाल इसमें देखिए आप 2 का प्लस हो रहा है, इसमें फिर 4 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 2 प्लस हो रहा है, फिर इसमें 4 प्लस हो रहा है। मतलब देख सकते हैं सब में जो प्लस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 4 ऐड हो रहा है, कभी 2 कभी 4, इस तरह से हो रहा है। देन इट इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस तो बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने बताया जिनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे डिफरेंस या नेगेटिव में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आपका चल रहा है, देन इट इज ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस तो है, बट इट इज ऑल्सो एन एपी। ये एपी भी है। सीक्वेंस तो हर चीज होती है, बट एपी भी होगा ये
आप देख सकते हैं 2 के बाद 4 आया, 2 प्लस करते गए, 2 में 2 प्लस किया 4 आया, 4 में 2 प्लस किया 6 आया, 6 में 2 प्लस किया 8 आया, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस सबका सेम है और डिफरेंस सबका सेम है, दैट मींस इट इज एन एपी। इसी तरह से आपके पास ये भी हो सकता है जैसे 20, 17, ठीक है, और 14, 11, इस तरह से ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, डिक्रीजिंग है ये, देखिए ध्यान से दिखेगा आपको, ये इंक्रीजिंग हो रहा था, बढ़ती जा रही थी वैल्यू, इसमें डिक्रीज होती जा रही है। तो देखिए कितने का कम हो रहा है, 20 में से कितना कम किया, 3 कम किया, तो 20 में से -3 किया है। 17 है ये 14 बन गया, कैसे किया, 3 माइनस किया। 14 में से 11 बन गया, यानी कि इसमें से 3 माइनस किया। ठीक है ना, तो 20 में से 3 माइनस किया तो 17 आ गया, 17 में से 3 माइनस किया 14 आ गया, 14 में से 3 माइनस किया 11 आ गया। तो हमने क्या देखा, डिफरेंस जो है सबका वो सेम है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो, 1/2, 3/4, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होना जरूरी है, बस मेन चीज सेम होना। ठीक है, तो कैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस सबका सेम था, इसमें पॉजिटिव था, इसमें सबका डिफरेंस नेगेटिव है। तो डिफरेंस सेम होने से मतलब चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे फ्रैक्शन चाहे रूट कोई भी हो चलेगा। तो यहां पे ये आप देख सकते हैं इट इज एन एपी एंड इट इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते आपके पास एक जनरल टर्म बन जाती है जिसको बोलते हैं AN, जिसको आप क्या बोलते हैं, AN, जनरल टर्म। तो ये AN क्या होता है स्टूडेंट्स, AN एक फॉर्मूला होता है, AN एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। अब ये जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है ये जरूरी नहीं है कि इसी के लिए है, ये इस सब के लिए है, जो भी एपी है, जो एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जिनका डिफरेंस सबका सेम है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है लेकिन सेम है। ठीक, कैसा भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। तो जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना है AN। एन यहाँ पे किसको, पोजीशन को डिनोट करता है, एन इसको पोजीशन बताता है। जैसे एन का मतलब पोजीशन कौन सी है, 100th है, 90th है, 1000th है, मतलब कितनी पोजीशन भी हो सकती है। सो AN का जो फॉर्मूला है दैट इज A + n-1 × D। ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला, एपी चाहे कोई भी हो, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। आप चाहे इस एपी की बात करो चाहे इस एपी की बात करो, चाहे पॉजिटिव वाली हो चाहे नेगेटिव वाली हो, फॉर्मूला यही रहेगा। सो फॉर्मूला जो है वो आपका ये एपी में जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये क्यों काम आता है, क्या काम आता है, आपको हम क्यों याद करें इसको, वो देखिए। सपोज आपको कह दिया 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। आपसे ये पूछ लिया 100th टर्म क्या होगी इसकी 100th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, क्या आएगा, 100th टर्म कौन सी होगी। तो सोचिए जरा, अब आपको ऐसे तो है नहीं कि आप 3 माइनस करते जाओ। ऐसे अगर माइनस करने लग गए, 3 माइनस कर करके पहुंचोगे तो आपको तो बहुत टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, A इज फर्स्ट टर्म के लिए हम नोटेशन A यूज करते हैं। N होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, इनका मतलब पोजीशन भी समझ सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और पोजीशन, और D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D इज द कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन क्यों लगाया, क्योंकि सबका सेम है, सबका कॉमन है, ये जो डिफरेंस है सबका सेम है, इसलिए मैंने इसको कॉमन डिफरेंस यूज करते हैं इसके लिए वर्ड हमेशा। ठीक है, बुक चाहे कोई भी आपको कॉमन डिफरेंस ही वर्ड मिलेगा। तो कॉमन का मतलब समझ गए होंगे, सबका सेम है इसलिए सबका कॉमन डिफरेंस है। सो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और AN जो है वो है पर्टिकुलर टर्म, AN जो है वो है दैट पर्टिकुलर टर्म। पर्टिकुलर का मतलब समझ गए, उस पोजीशन पे, N का मतलब मैंने कहा है पोजीशन, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर N पोजीशन के ऊपर जो टर्म है दैट इज AN, ये फॉर्मूला है। जैसे अब मैं इसकी बात करता हूं, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए 100th टर्म पूछ रहा था यहाँ पे, तो 100th टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो रख दीजिए फॉर्मूला A + 100 - 1 × D। पता लगा क्या किया, N यानी कि 100th पोजीशन पूछी है, तो पोजीशन यहाँ पे 100th है तो 100 - 1। A आपको पता है, यहाँ पे देखिए जरा, A ये होता है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, मैंने कहा था, तो A = 20 है एंड डिफरेंस आपको ऊपर लिखा हुआ है -3 आया था, हर जगह पे आपने देखा है, तो D = -3। ठीक है, तो D = -3 पुट कर दीजिए, तो ये 20 + 99 × -3 दैट इज 20 माइनस ये हो जाएगा 27 और ये 29 एंड इसका रिजल्ट आएगा
तो ये हो जाएगा 277। ठीक है, यानी कि हमारा क्या मतलब हुआ, इसका सॉल्यूशन निकला जो है, इसका क्या मतलब हुआ कि 100th नंबर पे इस एपी के अंदर जो टर्म आएगी दैट विल बी -277। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, जरूरी 100 टर्म, कोई भी थाउजेंड्स लैक्स में भी निकाल सकते हैं। तो आपको बस सिंपली फॉर्मूले में एन की जगह रखना है बस। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, दैट इज बेसिक पार्ट है इसका। स्टार्टिंग टर्म मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला आपको बता दिया है और ये भी बता दिया है एपी का मतलब क्या होता है। एपी में फर्स्ट टर्म होती है, अगर सबका डिफरेंस सेम है तो आप एपी कहेंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप उसको एपी नहीं कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी बस। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई भी टर्म है ए बी सी डी, ये जैसे इस तरह से कोई भी नंबर आपके पास दे रखे, कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको पास यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आपके पास है 3 5 7 9 एंड सो, ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए। अगर आपको डिफरेंस कहा जाए तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा a2 माइनस a1 किया जाता है, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। अगर आपका लॉजिकल सेंस अच्छा है तो आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू कम होती जा रही है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए आप a2 माइनस a1 कर सकते हैं, a3 माइनस a2 कर सकते हैं, a4 माइनस a3 कर सकते हैं एंड सो ऑन। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें और हमेशा सेम आना चाहिए, और सेम वैल्यू को क्या कहते हो, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अगर सपोज आपके पास एक एग्जांपल लेता हूं 10 7 और 4 एंड सो ऑन। अगर मैं ये कहूं कि ये एपी है जो आपके सामने, एपी गिवन मान लीजिए, और मैं कह रहा हूं डिफरेंस बताइए, फाइंड आउट कीजिए कॉमन डिफरेंस क्या है। सो कॉमन डिफरेंस का रूल वही है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 7 नहीं करेंगे। बच्चे इसी में गलती करते हैं, डिफरेंस अगर गलत हो गया तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आएगा -3। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एपी फॉर्म्स एंड वाई। आपसे पूछा है कि ये ऑप्शन दिए गए आपको, फर्स्ट 4 ऑप्शन, 4 पार्ट है इसमें आपको देख के ये बताना, सिचुएशन देख के कि क्या ये एपी बनेगी इस सिचुएशन में, और अगर एपी बनेगी तो क्यों बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो आप 15 रुपीज पे करना पड़ेगा, और अगर उससे एक्स्ट्रा आपको जाने से 2 किलोमीटर जाना है तो आपका जो 8 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर बढ़ता जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया 1 किलोमीटर का चार्ज, दैट इज 15 रुपीज। फिर आपको कहते हैं 2 किलोमीटर्स का चार्ज, A2 का मतलब सेकंड टर्म हम समझ गए क्या, यानी कि 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से एडिशन होता जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा 8 रुपीज ऐड कर दीजिए तो 23। अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो आपको फिर से 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के, समझ गए, तो वो आ जाएगा 31। फिर आगे 8 किलोमीटर और एक्स्ट्रा 8 रुपीज पर किलोमीटर का एक और देना पड़ेगा, इस तरह से चलते चलते तो आप देखेंगे तो ये किस तरह से सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि रेंट फॉर 1 किलोमीटर, रेंट फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स में क्या हो जाएगा, 8 रुपीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे फर्स्ट किलोमीटर के बाद। ठीक है, फिर ऐसे ही सेम टू सेम। अब आपको ये चेक करना है क्या ये एपी है, तो हम देख रहे हैं इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज सेम इन ईच टर्म। 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8, 31 minus 23 is also 8, 39 minus 31 is also 8। यानी कि इन ईच टर्म जो डिफरेंस जो हो रहा है दैट इज +8 हो रहा है, देन इट इज एन एपी, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है, रीजन भी आपको लिखना है, तो आप यही रीजन देंगे कि हर नेक्स्ट टर्म के ऊपर जो डिफरेंस है वो सेम है, देन इट इज सेम, देन डिफरेंस इज सेम, देन इट इज कॉमन डिफरेंस एंड देयरफॉर इट इज एन एपी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट ए टाइम।
यानी कि क्या है, जैसे पंप जो होते हैं, जैसे हम हवा भरते हैं बैलून के अंदर या साइकिल के अंदर आप हवा भरते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, जैसे पंप हवा जैसे आप वो टायर के अंदर भर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक पंप है, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या होता है, रिमूव करता है एयर को, ठीक है ना। किसी सिलेंडर के अंदर मान लीजिए एयर है कोई भी, तो वो उस वैक्यूम पंप उसको रिमूव, वैक्यूम करना मतलब उसको खाली करना, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक बार में जैसे आपने उसको ऑपरेट किया तो वो 1/4 एयर उसमें से निकाल देगा, उसमें से 1/4 पार्ट एयर का निकाल देगा। फिर एक 1/4 निकाल दिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसको अप्लाई करेंगे उसको वैक्यूम पंप को, तो फिर से 1/4 बची हुई का फिर से 1/4 निकाल देगा, और ऐसे नेक्स्ट टाइम फिर से 1/4 फिर से निकाल देगी इसमें से हवा, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक फॉर्मेशन करनी है। तो आपको पूछा गया है क्या ये एपी है, तो इसका जवाब होगा नो, ठीक है। रीजन मैं बता देता हूं कैसे। सपोज स्टार्टिंग में आपके पास 100 लीटर है टोटल, ठीक है। कोई भी मान लीजिए आपके पास उसके अंदर 100 है टोटल क्वांटिटी, उसका 1/4 निकाल दिया। 100 का अगर 1/4 निकाल, पहले उसमें 100 था टोटल क्वांटिटी, 1/4 का मतलब हो गया 25। 100 का 1/4 का मतलब 1/4 कर दीजिए इसके साथ, तो 25 आ जाएगा। तो 25 निकाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम कितना बच जाएगा, 75। समझ में आया। पहले आपके पास 100 की अमाउंट थी, उसमें से 1/4 आपने निकाल दिया, 1 बार ऑपरेट किया वैक्यूम पंप को, तो 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, 75। अब 75 बचा हुआ है, उस पर फिर से वैक्यूम पंप अप्लाई किया, तो 74 का 1/4 निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया, यानी कि कितना बच गया, 3/4। यहां पे आप जो वैल्यू लिख रहे हैं दैट इज रिमेनिंग पार्ट। ये पहले रिमेनिंग 100 था शुरुआत में, फिर रिमेनिंग कितना रह गया, 75, क्योंकि 1/4 निकाल दिया तो रिमेनिंग तो 75 ही बचा। अब जो रिमेनिंग है 75, उसका भी 1/4 निकाल दिया, तो 1/4 का कितना बचा, 75 का 3/4। तो 3/4 का इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आपका आता है 225/4 एंड सो ऑन। कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपके पास देखेंगे पहले स्टार्टिंग में इतना था, 1/4 निकाल दिया तो इतना बच गया, इसका 1/4 निकाल दिया तो ये बचेगा जो आपके सामने है कि 3/4 बच जाएगा, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 4 पार्ट में से 1 पार्ट निकाल दिया, तो 3 पार्ट ही तो बचेंगे ना, 3/4। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस जैसे देखेंगे 75 माइनस 100 किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना, ध्यान रखें, दैट इज -25, नेगेटिव लगाना जरूरी है, ध्यान रखेंगे। और 225/4 माइनस 75 अगर करते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 225 माइनस 5 4 जा 20, 5 7 जा 28 एंड 2 300, सो इट इज -75/4। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो -25 आया था, और जो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो -75/4 आ रहा है, और वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। और डिफरेंस जब इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी। सो इट इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है एपी, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। इसी तरह थर्ड पार्ट आपका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for first kilometer and rises by ₹50 for each subsequent kilometer। तो क्वेश्चन ये वही है, टैक्सी फेयर वाले जैसा ही है, क्लियर है। तो फर्स्ट के लिए आपका ₹150 चार्ज है, उसको कुआं खोदना है सिंपली। अगर आपको 1 किलोमीटर के लिए खुदवाई करवानी है उसकी जमीन पे कुआं खोदने के लिए, तो ₹150 मिलेगा, उसका चार्जेज है। और अगर आपको ईच एडिशनल जो है, सॉरी मीटर की बात कर रहे हैं, मीटर में है, सो ईच एडिशनल यानी कि सेकंड 2 मीटर की बात करें तो ₹50 एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 3 मीटर की बात करें 50 और एडिशनल देना पड़ेगा। तो इस तरह से चल रहा है। तो सेम टू सेम वही है जो टैक्सी फेयर में था, ठीक है। तो वही चीज सेम चलेगी, तो आप इसमें ये भी एपी ही आएगा। Amount of money in account every year when ₹10,000 at compound interest at 8% per annum। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं, अमाउंट आपको याद रखना पड़ता है। अमाउंट होता है टोटल अमाउंट, दैट इज जो हमने प्रिंसिपल जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो उसको आप अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को आप अमाउंट बोलते हैं। टोटल जो मिलेगा, हमने पी तो हमने सबमिट करा, दैट इज प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट जो है जो ब्याज हमें बैंक देगा दैट इज इंटरेस्ट, वो हमें एडिशन करके मिलेगा, तो अमाउंट वो होती है। तो यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड में क्या हो जाती है, तो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की बात थी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो बात तो वही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना।
तो यहाँ पे आपका अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है वो है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर D। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपने जैसे कोई पैसा आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो वो क्या होता है कि 1 ईयर मान लीजिए आपने 1 पर एनम के हिसाब से आपने रेट फिक्स किया वहां पे उसको बैंक वालों ने, तो आपको क्या करना है, जैसे जो अमाउंट आपका जो इंटरेस्ट में बनेगा, जो इंटरेस्ट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का, उसको ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल के अंदर और उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है हर साल इंटरेस्ट जो है आपका ऐड होता जाएगा प्रिंसिपल में और उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग के फिर जो इंटरेस्ट आएगा वो फिर से जुड़ जाएगा, तो आपकी अमाउंट बढ़ती जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, ठीक है। तो अमाउंट ये होता है, तो आपको पूछा है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अमाउंट की बात करिए तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने है। तो फर्स्ट ईयर पे अमाउंट क्या रहेगा, वही रहेगा फर्स्ट ईयर, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10,000 ही रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 8% का रेट है और पहले मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 1 ईयर। तो स्टार्टिंग में तो इतना है, तो मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 1 ईयर 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू द पावर 1, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल अमाउंट इन योर अकाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 10,000 तो था ही आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम का मतलब यहाँ पे 2 ईयर्स हो जाएगा, ऐसे ही 3 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से वही है, इसको सोल्व कीजिए, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे डिफरेंस जो आया है दैट इज नॉट इक्वल, और डिफरेंस जब इक्वल नहीं है देन इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको फर्स्ट 4 टर्म बनानी। तो एक बात मैं आपको उससे पहले बता दूं, पहले आपके पास ए होता है दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो होती है A2, ठीक है, A1 A2 A3 ये होते हैं ना, ठीक, A4 A5 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म को तो आप A बोलते हैं, मैंने बताया था फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, A1 की जगह A लिखते हैं। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, A प्लस D बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना, n को 2 रख दीजिए, A2 आ जाएगा। n को 2 रखिए जरा, क्या आएगा देखिए जरा, A प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड इंटू D यानी कि A प्लस D। ऐसे ही अगर आपको कहें A3 कितना होगा, तो A प्लस 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 आप जानते हैं 2 होता है, तो 2D। यानी कि आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे D प्लस होता जा रहा है, डिफरेंस प्लस होता जाता है। सो आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग जब एपी करवाई थी आपको, एपी की जो शुरुआत में एग्जांपल दी थी, उसमें देखा होगा डिफरेंस प्लस होता जाता है हर जगह, एक D प्लस, फिर नेक्स्ट फिर D प्लस, फिर उसमें D प्लस, फिर उसमें D प्लस, फिर उसमें D प्लस, तो ऐसे बनती जाती है। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी A प्लस D, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D एंड सो ऑन। यानी कि D प्लस करते जाना है, देन इट इज एन एपी। अगर वो D पॉजिटिव है तो वो एड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, अगर वो D नेगेटिव गिवन है आपको, हमें पहले से मान लीजिए गिवन है, तो अगर आपका D नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होता जाएगा, समझ गए होंगे, यानी कि वैल्यू कम होती जाएंगी आपकी। अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखनी थी, शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू 10 गिवन है आपको, D इज इक्वल टू 10 ये गिवन है, A इज इक्वल 10 D इज इक्वल 10। आपको बताना है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो आप जानते हैं 10 ही रहेगी, फर्स्ट टर्म A है। नेक्स्ट टर्म अभी बताया क्या होगी, डिफरेंस प्लस कर दीजिए A में, तो A तो आपका 10 है, डिफरेंस प्लस कर दिया तो 10 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि आप समझ सकते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और मैं सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ पाए इस बात को, जो बिल्कुल लो लेवल से भी समझे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको D प्लस करते जाना है, हर बार एक D ऐड करते जाएंगे हर बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको तो फर्स्ट 4 टर्म बतानी है, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना, जितना कहा उतना करें, टाइम वेस्ट ना करें। तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे A इज इक्वल टू -2 है, D इज इक्वल टू 0 है। तो आपको पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी, तो सबसे पहले आएगा A दैट इज -2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, D प्लस कर देना है, तो -2 प्लस D है 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, -2 प्लस 0 एक बार और D प्लस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म में एक बार और D प्लस कर देंगे। D चाहे जो भी है हमें बस रखना है, ये मत कहना 0 है तो क्या करें, 0 तो 0 है, रखो जो भी है। सो इट इज -2 -2 -2 -2। तो देखेंगे आप हर टर्म सेम आ रही है, तो दैट मीन्स हर टर्म अगर सेम आ रही है तो डिफरेंस क्या होगा, 0 मिलेगा।
डिफरेंस जानते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म डिफरेंस होता है, वो 0 अगर है तो वो भी एपी है। आपके सामने है रीजन, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब की वैल्यू सब टर्म सेम आ रही है, डिफरेंस यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि ये 0 था। तो हम ये भी एक तरह से आइडिया मिल जाता है। आपका एक क्वेश्चन है इस बुक में भी, जिसमें आपका एक इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपका डिफरेंस पूछा गया आपसे, डिफरेंस क्या है, क्या वो एपी है या नहीं है, ऐसा कुछ है कि उसमें आपसे पूछा क्या ये एपी है, और आप देखेंगे उसकी हर टर्म सेम है। ठीक है, उसकी हर टर्म सेम है तो एपी होगी, क्योंकि डिफरेंस 0 है, दैट इज सेम है, चाहे 0 हो लेकिन सेम तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड देखिए कैसे है, ए की वैल्यू पहले सबसे पहले ए आएगा 4, फिर मैंने क्या कहा था a प्लस डी, तो a है 4 प्लस d की जगह है -3। मैंने कहा था प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो अपने आप मैनेज कर लेगा। फिर वही ऐसे एज इट इज, ये तो है ही है, जो ये वैल्यू आई है उसमें फिर से आपको क्या करना है, d प्लस कर देना है। फिर से उसमें जो वैल्यू आई है उसमें फिर से d प्लस कर देना है, तो एक बार और प्लस कर दिया मैंने -3। तो देखिए क्या बनता है, ये बन गया 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 4 - 3 दैट इज 1। 4 - 3 -3 होता है -6, 4 - 6 हो जाएगा -2। 4 - 3 -9 दैट इज -5। 4 - 9 दैट इज -5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है आपका 4 पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है फोर्थ पार्ट इसी का। a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ, तो फर्स्ट एज इट इज। फिर नेक्स्ट टर्म में हम d प्लस कर देंगे, नेक्स्ट टर्म में इसके अंदर फिर से d प्लस कर देंगे, नेक्स्ट टर्म में जो वैल्यू आई है पिछली उसमें फिर से d प्लस कर देंगे, एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं -1 प्लस हाफ, एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करें, जैसे भी करें, इसको सोल्व करना आपका है, आपको करना है, एंड इट इज -12। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1 टोटल, ये 0 बन जाएगा। -1 ये था, +1 ये हाफ और हाफ 1 ये हो जाएगा, और -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 1/2। कैसे, -1 ही है और इन दोनों को मिलके फिर से 1 हो जाएगा, दो का हाफ 1 हो जाएगा, तो ये 0 और प्लस हाफ यानी कि हाफ रह जाएगा। तो आपकी फर्स्ट 4 टर्म जो है वो आ चुकी है। ऐसे स्टूडेंट्स आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में डेसिमल में है। डेसिमल का मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है। पहले a लिख लीजिएगा -1.25, फिर आ जाएगा a दैट इज a1 -1.25 प्लस d की जगह -0.25 प्लस कोमा, फिर नेक्स्ट टर्म हो चुके -1.25 प्लस -0.25 प्लस -0.25, जो भी हो गया आगे जितनी टर्म हमें चाहिए, तो -1.25 कोमा। आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25। तो इसको आप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1.50। 0 लगाओ या ना लगाओ, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -1.75। ठीक है, एंड सो ऑन। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन पार्ट्स है, कुछ 1 2 3 4 पार्ट्स है शायद इसमें। तो उसमें आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एट कॉमन डिफरेंस। ये आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मैं 3 पार्ट्स आपको करवा देता हूँ, 4th पार्ट अपने आप कर लेना, इजी है। तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं 3 है, तो a इज इक्वल टू 3, क्लियर हो गया। अब डिफरेंस हमें चाहिए। डिफरेंस मैंने आपको बताया भी था, प्रैक्टिस करवा दी थी पहले भी मैंने। क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, या थर्ड में माइनस सेकंड कीजिए, जो इजी पड़ता हो आपको, इजी दिखने में हो उसी को कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड टर्म आपकी 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, तो 1 - 3 आपका होता है -2, तो रिजल्ट इज -2। सो आपको 2 चीज पूछी थी, फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड डिफरेंस इज -2। सिमिलरली सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो a इज इक्वल टू -5, फर्स्ट टर्म आपकी -5 है, एंड डिफरेंस आपको पता है सेकंड टर्म दैट इज -1 और माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब -5। ये बात आपको सोचनी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो इट इज -1 + 5 दैट इज 4। ठीक है, तो डिफरेंस इज +4। ध्यान रखें डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे +4 आई है। तो सिमिलरली थर्ड पार्ट में चलते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/3 है, एंड डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एलसीएम इसमें 3 आ जाएगा। 5 - 1 आप जानते हैं 4 होता है, तो दैट इट इज 4/3। सो ये आपका आंसर आ चुका है, डी और ए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये चेक करना है कि इनमें कौन कौन सी एपी है जिनका डिफरेंस सेम है, वो एपी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, कैसा भी हो सेम होना चाहिए।
अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो देन फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म और बतानी है और डिफरेंस बताना है इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, यानी कि यहाँ पे आप इसको रफली आप समझे तो देखिए यहाँ पे 2 में 2 प्लस किया था 4 आएगा, 4 में 4 प्लस किया तो 8 आएगा। यहीं पे गड़बड़ शुरू होगी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड का गैप +2 का है, सेकंड और थर्ड का गैप +4 का है, तो इट इज नॉट एन एपी। फर्स्ट एपी नहीं है बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, या आप लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। तो सेकंड पे आते हैं, ये यहाँ पे 2 है, ये है 5/2। 5/2 आप जो थोड़े जीनियस बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, 5/2 मतलब होता है 2.5, है ना, 2.5 होता है। तो 2.5 है, ये 2 है, तो 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो हाफ रह जाएगा, यानी कि कितने का गैप है, +½ का गैप है। अब देखेंगे 3 और ये क्या है 2.5, 3 में से 2.5, क्योंकि डिफरेंस हमें निकालना होता है। डिफरेंस हमेशा क्या करते हो, डिफरेंस हमेशा पिछली टर्म को माइनस करके जाता होगा ना। तो 3 में से 5/2 यानी कि 2.5 माइनस करेंगे तो +½ बचेगा। ऐसे ही 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी +½ ही आएगा। तो आप देख सकते हैं हर टर्म में आपका देखेंगे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डिफरेंस सेम प्लस होता जा रहा है। तो हेयर डिफरेंस इज सेम, दैट इज 1/2 + 1/2। अब आपसे पूछा नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपका मतलब कैसे होता है, डिफरेंस प्लस करते जाइए। जैसे आपके पास अब यहाँ पे क्या था 7/2 था, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए क्या होगी, 7/2 था तो 7/2 जो है उसमें डिफरेंस प्लस करते जाइएगा, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। 7/2 + 1/2 8/2, 8/2 मतलब 4, फिर 4 के बाद फिर से 4 में फिर हाफ प्लस कर दीजिए, डिफरेंस प्लस करते जाइए, तो ये हो जाएगा 9/2, फिर 9/2 में फिर से हाफ ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। हाफ प्लस करते जाइएगा, अपने आप पता लग जाएगा मैंने क्या किया है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है ऐसे, डिफरेंस आप अपने आप चेक कर सकते हो। डिफरेंस में देख लेता हूं मैं एक बार चेक करके, -3.2 और ये माइनस ये है, तो आप चेक करेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखें प्लस माइनस का गड़बड़ यहीं पे होगी। तो -3.2 + 1.2 दैट इट इज -2। ठीक है, यहां पे देखते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं तो -5.2 माइनस 3.2 दैट इट इज -5.2 + 3.2 दैट इज -2। आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डिफरेंस सेम है देन इट इज एन एपी। ठीक है, इट इज एन एपी एंड डिफरेंस इज -2, सो डिफरेंस इज -2। फिर वही सेम बात नेक्स्ट 3 टर्म आपसे पूछी है, तो इसमें फिर से -2 प्लस करते जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा -7.2 -9.2 -11.2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम टू सेम है, अपने आप करोगे, इस पे आ जाइए, अपने आप करोगे। तो इस पे करते हैं 5th पार्ट पे, 3 + √2 और ये 3 है, ये सेकंड टर्म 3 + √2 है और फर्स्ट टर्म आपकी 3। सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे तो आ गया √2 का गैप है +√2। फिर है 3 + 2 √2, 3 + 2 टाइम √2 और माइनस करेंगे सेकंड टर्म को तो 3 + √2, 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ध्यान से मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 3 + √2 में से क्या माइनस करना था, 3 माइनस करना था, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके √2 बच गया। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस आपको पता है, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। अब आते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 √2, 3 से 3 कैंसिल और इट इज +√2। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो डिफरेंस इज √2। डिफरेंस तो √2 हो गया, तो आपको एक चीज तो पूछी थी, डिफरेंस क्या है, सो डिफरेंस इज √2। फिर पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म, तो देखिए 3 + 3 √2 तक तो जा चुका है, एक और √2 यानी डी प्लस करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, डी प्लस करते जाइए, तो 3 + 3 √2 तो हो चुका, तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2। लाइक टर्म में लाइक टर्म ही जुड़ती हो, है ना, ये तो पता ही होगा सबको, तो √2 में √2 ही जुड़ सकता है, तो आप ध्यान रखें इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। तो 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म आ चुके हैं। यहाँ पे कॉमन सेंस है 0.2, 0.22, 0.222। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 3/2 होगी एपी, है ना। काउंटिंग देखेंगे कि काउंटिंग तो बढ़ रही है एक एक करके, तो एपी हो गया, बट ये एपी नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस से बात है, लॉजिकल बात कीजिए,
तो ये नहीं कि जो मन में आए वो बोल देंगे हम, तो ध्यान रखेंगे लॉजिकल बात करने। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, देन इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी आएगा। ठीक है, -4 -0 -4 -8 -4 +4 बन जाएगा, तो ये भी -4 आएगा, तो ये एपी आएगा। डिफरेंस इसका आएगा -4, और आप पता है आगे क्या करना है, डिफरेंस प्लस करते जाइएगा, जैसे इसमें किया था वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन वो आ चुका है जो अभी पिछले पार्ट में था। डिफरेंस क्या था? 0। देखिए हर टर्म -1/2 है सभी, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इज 0। सो इट इज ऑल्सो एन एपी एंड डिफरेंस इज 0, तो नेक्स्ट टर्म भी यही रहेगी। फिर है 1 3 9 27, साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, गैप ही सेम नहीं है, तो गैप ही सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। फिर आता है A 2A 3A 4A, 2A में से A माइनस करेंगे A आएगा, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो भी A आएगा, तो मतलब गैप सबका सेम है, और डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, दैट इज A का गैप है सब में, +A हो रहा है सब में, तो आगे चलता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट आज के लिए लास्ट पार्ट है। कुछ वैसे तो टोटल 5 पार्ट है, मैं 3 ले रहा हूँ उनमें सिलेक्टेड, तो वो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। √2 √8 √18 √32, तो √2 एज इट इज, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले एक बार करवाया था, लास्ट चैप्टर के अंदर करवाया था √8 के लिए। जैसे √8 को हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2, प्राइम फैक्टर बनाए थे, याद होगा आपको। जिसका पेयर बन रहा है, मैंने कहा था 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर निकाल दो, तो अंदर जो बच गया वो लिख दीजिए, तो 2 √2 लिख दीजिए इसको। ऐसे 18 है ना, तो 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो पहले 2 पे जाएगा 9 जा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 जा, है ना। तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, अगर रूट के अंदर 2 बचेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा 3 √2। ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा 4 √2। तो अब आपको समझ गए होंगे मेरी बात को कि यहाँ पे डिफरेंस सबका √2 का डिफरेंस आ रहा है, सबका सेम है, सो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। और नेक्स्ट 6 तो 4 √2 तक तो जा चुका है, नेक्स्ट 5 √2 6 √2 7 √2, नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट √3 √6 √9 √12। अब ये इसके कोई प्राइम फैक्टर बनेंगे तो वो पेयर वाले नहीं बनेंगे, क्यों? 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो कोई पेयर तो बनाएंगे जो बाहर निकलेगा, इससे पेयर बनते ही बाहर निकलेगा। जो पेयर इसका मतलब जैसे यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था, तो ये पेयर बनेगा तो भी बाहर निकलेगा। फिलहाल यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनाया था, इसके हम फैक्टर और बना नहीं सकते जैसे इसके बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एच ही छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे √6 -√3 कुछ भी आ सकता है, आप उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसको आप एच छोड़ दीजिए। फिर आएगा √9 -√6। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि √6 में से √3 गया तो √3 आ गया, √9 में से √6 गया तो √3 आ गया, तो डिफरेंस तो सेम आ गया। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, ये एपी है, ये एपी कहेंगे, बट ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स में लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही माइनस या प्लस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। √6 में से √3 माइनस नहीं हो सकता, एज इट इज लिखा जाएगा। √9 में से √6 को माइनस करके √3 नहीं लिखा जाता, ध्यान रखें इस बात का। तो ये एपी नहीं है। 1² 1 होता है, 3² 9 होता है, 5² 25 होता है, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो लास्ट वाला भी एपी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला नहीं है, और थर्ड वाला भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एपी का ये पोर्शन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तब तक के लिए थैंक यू।